हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एडवांस स्टडी केयर की क्लासेस में वेलकम है। आज हम लोग इंसॉल्वेंसी चैप्टर पर डिस्कशन करने वाले हैं। और इंसॉल्वेंसी में आपको प्रीवियस सेशन में मैंने बता दिया था कि फॉर्मेट किस तरह से सॉल्व करना है। अगेन एक बार और आपको डिस्कस कर देता हूँ। देखो, जब भी हम लोग इंसॉल्वेंसी का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में लाइबिलिटीज दिखते हैं और एसेट्स दिखते हैं। इसमें डिफरेंट लिस्ट होते हैं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए मेंशन करते हैं लिस्ट ए, फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए मेंशन करते हैं लिस्ट बी, देन पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के लिए मेंशन करते हैं लिस्ट सी एंड प्रेफरेंशियल के लिए लिस्ट डी। देखो, ऐसा क्रेडिटर्स जिसका अमाउंट पूरी तरह से सिक्योर्ड हो, जैसे मान लीजिए आप बैंक से लोन लिए 5 लाख का और आप सिक्योरिटी में बिल्डिंग दे दिए 12 लाख का, तो जो आपका सिक्योरिटी है वो ज़्यादा वैल्यू का हो गया, तो वो किस क्रेडिटर्स में आ जाएगा? फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। तो हम लोग क्या करेंगे कि इनर कॉलम में लिखेंगे 5 लाख लोन अमाउंट और 12 लाख सिक्योरिटी माइनस करेंगे, तो डिफरेंस अमाउंट जो होगा 7 लाख, वो आपका सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा इधर आ जाएगा, क्योंकि वो एसेट्स का पार्ट है। कुछ ऐसे लायबिलिटीज होंगे जिसके कुछ पार्ट को हम लोग सिक्योर्ड करेंगे और बैलेंस जो वो होगा वो आपका अनसिक्योर्ड होगा। जैसे एग्जांपल ले लो, आप मान लो बैंक से लोन स्टॉक को ग्रांट रख के लोन टेक ओवर किए हो 10 लाख का और स्टॉक आप सिक्योरिटी में दिए हुए हो 6 लाख का, तो आपका लोन अमाउंट कितना है? 10 लाख। सिक्योरिटी का अमाउंट कितना है? 6 लाख। तो आपका जो सिक्योरिटी का अमाउंट है वो अमाउंट आपके लोन से कम है, तो वो चला जाएगा पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में। तो हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे लोन अमाउंट 10 लाख, सिक्योरिटी का अमाउंट 6 लाख, जो डिफरेंस होगा 4 लाख वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। कुछ क्रेडिटर्स ऐसे क्रेडिटर्स होते हैं जिनको पेमेंट का हमेशा प्रायोरिटी होता है। मींस जब भी आप एसेट से अमाउंट रियलाइज कर लोगे तो फर्स्ट आप प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट करोगे। पेमेंट का प्रायोरिटी का मतलब ये हुआ कि आप क्रेडिटर में सबसे पहले प्रेफरेंशियल का ही पेमेंट होगा। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कैसे अमाउंट आएंगे? ऐसे अमाउंट जो गवर्नमेंट को ड्यू हो, ऐसे अमाउंट जो आपके लीगल ऑब्लिगेशंस हो, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, या सैलरी एंड वेजेस जो आपको एम्प्लॉय को पे करना हो, वो सारा अमाउंट चला जाएगा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में। तो वो अमाउंट आपको इनर कॉलम में लिखना है। और हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले एसेट से वही अमाउंट माइनस होता है। तो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट्स में से जब टोटल एसेट्स यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे सरप्लस के बाद तक, तो फिर जो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है वो यहाँ पे माइनस कर देंगे। इसके अलावा जितने अदर्स क्रेडिटर्स होंगे सारे के सारे रेस्ट ऑफ क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड में चले जाएंगे, जिसके लिए हम लोग को वर्किंग करना पड़ेगा, वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देन एसेट्स में आते हैं। दोज एसेट्स जिसको आप सिक्योरिटी में ग्रांट नहीं किए हो, जिसको सिक्योरिटी में नहीं दिए हो, वो प्रॉपर्टीज एज पर लिस्ट ई में आ जाएगा। हम लोग बुक वैल्यू को इनर कॉलम में लिखेंगे, रियलाइज वैल्यू को आउटर कॉलम में। देन हम लोग करेंगे क्या कि बुक डेट्स मींस डेटर में आएंगे। जो गुड का अमाउंट होगा वो आउटर कॉलम में जाएगा। डाउटफुल आपका जितना अमाउंट टोटल होगा वो इनर में लिखेंगे। जो रियलाइज होगा वो आउटर कॉलम में जाएगा। बैड का अमाउंट पूरा बैड में रह जाएगा। देन आपको बताए थे सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा अगर हुआ तो यहां जगह डिडक्ट कर देंगे। अब यहां पर जो डिफरेंस आएगा वही डेफिशिएंसी एज पर लिस्ट होता, वो आपका लास्ट में बैलेंसिंग फिगर बचेगा। अब एक बार इंट्रोडक्शन ले लो डेफिशिएंसी अकाउंट का। देखो, डेफिशिएंसी अकाउंट कैपिटल को रिप्रेजेंट करता है और ये बताता है कि आप कितना अमाउंट अपना पेमेंट नहीं कर पाए। दैट मीन्स आप कैपिटल में, डेबिट में वो अमाउंट लिखेंगे जो इससे कैपिटल प्लस होता हो, और क्रेडिट में वो अमाउंट लिखेंगे जिससे कैपिटल माइनस होता हो। ये सारा टोटल लगा लेंगे और यहां पर आप जैसे लिख दोगे डेफिशिएंसी, वो इस डेफिशिएंसी के इक्वल आ जाएगा। दैट मीन्स वो ये क्लियर हो जाएगा कि आप इतना अमाउंट का पेमेंट अपने कैपिटल से नहीं कर पाए हो। तो ये आपका क्वेश्चन का स्टार्टिंग हो गया, फॉर्मेटिंग हो गया। अब हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे और एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। और क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है कि जब आप क्वेश्चन रीड करोगे तो आप डेफिशिएंसी अकाउंट के सारे कंटेंट को ट्रांसफर कर लोगे। मींस अगर एसेट्स का अमाउंट, बुक वैल्यू और रियलाइज वैल्यू दोनों दिया हुआ है तो आप पहले यहां पे लॉस फ्रॉम एसेट्स रिकॉर्ड कर लोगे। देन जो भी एसेट्स आएगा उसको वन टाइम इग्नोर कर दोगे। कैपिटल से रिलेटेड सारा आइटम इधर ट्रांसफर हो जाएगा। जो क्रेडिटर होगा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उसका वर्किंग कर लेंगे। देन अगेन फिर हम लोग एसेट्स ट्रांसफर करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट लेते हैं। अभी हम लोग एक क्वेश्चन के डिस्कशन में आएंगे। क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स 15,000। तो हम आपको बताए थे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पहले वर्कआउट करना पड़ेगा। नीचे वर्किंग में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम लोग मेंशन करेंगे 15,000।
नेक्स्ट सेकंड पॉइंट मेंशन किया हुआ है क्रेडिटर पार्टी सिक्योर्ड इन लीन ऑफ शेयर्स। आपका क्रेडिटर पार्टी सिक्योर्ड है शेयर से, और जो शेयर्स का वैल्यू दिया हुआ है वो वैल्यू दिया हुआ 3200। तो आप ये बताइए क्रेडिटर्स आपका 8000 है और वैल्यू दिया हुआ 3200, तो हम लोग यहाँ इनर कॉलम में लिखेंगे 8000 और माइनस करेंगे 3200, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा अनसिक्योर्ड पार्ट वो आउटर कॉलम में चला जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर फुली सिक्योर्ड बाय लीन ऑफ स्टॉक। आप क्रेडिटर सिक्योर्ड किए हो स्टॉक से, देखो वो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर कहा स्टॉक से, और आप देखोगे क्वेश्चन में 20 रुपीज का आपका लोन है। अब 20 रुपीज का लोन है और स्टॉक है 12,000 का, जिससे 8,000 रियलाइज हो रहा है। तो आप पहले ये बताओ लॉस कितना हुआ स्टॉक का 4,000। तो सबसे पहले आप डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में लॉस में मेंशन करोगे स्टॉक 4,000। अब ये बताइए 20 रुपीज को हम लोग 8,000 से सिक्योर्ड किए, तो ये फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हुआ, सिक्योरिटी कितना बचा रह गया 7980। तो इस तरह आपका बैलेंस आ गया। अब देखो यहाँ एक से ज्यादा फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स था, इसलिए ये वर्कआउट हम लोग करना पड़ा, वर्किंग करना पड़ा। नेक्स्ट लिखा हुआ है क्रेडिटर फुली सिक्योर्ड अगेंस्ट मॉर्गेज ऑन बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग का वैल्यू 2200 गिवन है, तो हम लोग बिल्डिंग का वैल्यू 2200 लिखे और क्रेडिटर्स आपका 2000 है, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो डिफरेंस अमाउंट आपका आ जाएगा 200, जो कि आपका सरप्लस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है लायबिलिटी ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड विच एस्टिमेटेड टू रैंक 700। आपका बिल्स डिस्काउंटेड का लायबिलिटी दिया हुआ है, जो कि आपका 700 रुपीज का लायबिलिटी क्रिएट होगा। अब देखो बिल डिस्काउंटेड होता क्या है, आप बैंक से मान लो बिल का पेमेंट पहले ले चुके हो, अब ड्यू डेट को मान लो अगर कोई डेटर या कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाएगा तो क्या उसको पेमेंट होगा? नहीं, तब तो फुली पेमेंट नहीं होगा। तो बिल डिस्काउंटेड में आपका टोटल 1400 था, जिसमें आपका 700 का पेमेंट नहीं हो रहा, तो वो आपको बैंक को पे करना पड़ेगा। तो ये पता चलता है आपका इंसॉल्वेंसी होने के बाद, दैट मीन्स बैलेंस शीट बनने के बाद। तो इसका डबल इंपैक्ट होगा। फर्स्ट ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में चला जाएगा क्योंकि आपका लायबिलिटी इंक्रीज कर जाएगा। तो बिल डिस्काउंटेड कितना लिखोगे? टोटल जो ग्रॉस अमाउंट होगा ग्रॉस में, और नेट अमाउंट एस्टिमेटेड टू रैंक वाला आपको लिखना है 700 नेट कॉलम में। साथ ही ये आपका लायबिलिटी क्रिएट होगा, डेट मीन्स ये आपके लिए लॉस भी है क्योंकि ये लॉस क्रिएट हो रहा है इंसॉल्वेंट होने के बाद। तो इससे कैपिटल आपका डिडक्ट हो जाएगा, रिड्यूस होगा। तो हम लोग इंसॉल्वेंसी अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड 700। तो बिल डिस्काउंटेड का हमेशा डबल ट्रीटमेंट लेना आपको। नेक्स्ट इस ट्रांजेक्शन में मेंशन किया हुआ है क्रेडिटर पेबल प्रायोरिटी फॉर टैक्सेस एंड वेजेस। देखो कोई भी अमाउंट आपको प्रायोरिटी से पेमेंट करना है टैक्सेस और वेजेस का, जो गवर्नमेंट को पे करना रहता है, वो पूरा का पूरा प्रेफरेंशियल में जाएगा और उसका अमाउंट गिवन है 300 और ओनली सिंगल अमाउंट है। तो यही सेम अमाउंट हम लोग का लिस्ट डी में आ जाएगा और यहाँ इनर कॉलम में हम लोग को लिखना है, जिसके नीचे लिखते डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा। एक्चुअली में ये डिडक्ट होता है, ये राइट हैंड का फॉर्मेट में यहाँ पर 300, तो हम लोग यहाँ पे माइनस का साइन में फिगर डाल देंगे। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी हो गया। नेक्स्ट लिखा हुआ है 6 मंथ रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। अब आपका रेंट ड्यू है लैंडलॉर्ड को, तो ये यहाँ कोई एक्ट नहीं कहा, इसे प्रोविंशियल एक्ट इंप्लाइड होगा और जो रेंट अमाउंट है वो पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड होगा। तो आप देखोगे हम लोग वर्किंग की अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, उसमें हम लोग रेंट का अमाउंट कितना लिख देंगे 300। तो इस तरह रेंट भी चला गया। नेक्स्ट दिया हुआ डेटर्स का अमाउंट, गुड का अमाउंट लिखा हुआ 4000। तो देखो जो बुक डेट्स होगा डेटर होगा, डेटर को हम लोग शो करेंगे गुड, डाउटफुल और बैड। जो गुड का अमाउंट होगा वो सीधा आउटर कॉलम में आ जाएगा, तो 4000 देखो ये आउटर कॉलम में आ गया। जो डाउटफुल होगा, डाउटफुल टोटल आपका लिखा हुआ है 1200, जिससे रियलाइज हो रहा है ओनली 400। तो अब ये बताइए आपका यहाँ पर, सॉरी गलत बता दिया मैंने, डाउटफुल जो है आपका 800 है, रियलाइज हो रहा है 400। तो दैट मीन्स बैड डेट्स हो जा रहा है 400 नेट, 800 माइनस 400, और नेट बैड डेट्स आपका कितना है 1200। तब आपका टोटल बैड डेट्स का अमाउंट होगा 1600, जो कि आपका लॉस है। देखो एसेट्स का जो भी लॉस होगा आपको डेफिशिएंसी के क्रेडिट में साथ ही साथ लिखते चलना है। तो यहां पर हम लोग आ जाएंगे बैड डेट्स 400 प्लस 200 टोटल 1600। तो ये बैड डेट्स का अमाउंट हम लोग ट्रांसफर कर दिए। नेक्स्ट आप देखोगे इसी क्वेश्चन में आगे मेंशन किया हुआ है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी सरेंडर वैल्यू 1000। तो आपको पता लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर करोगे दैट मीन्स अमाउंट रियलाइज होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी अमाउंट रियलाइज होगा वो आपका प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई में चला जाएगा 1000। नेक्स्ट लिखा हुआ कैश इन हैंड ₹40। तो देखो हम लोग कैश एंड बैंक बैलेंस लिखे, वो हमेशा सबसे पहले ऊपर इसी को लिखना है और इसका अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में जाएगा।
LIP का सीधा सरेंडर वैल्यू दिया हुआ है, इससे बुक वैल्यू में हम लोग कुछ भी मेंशन नहीं किए हैं। नेक्स्ट आपका देखोगे लिखा हुआ है शेयर्स, उसका वर्किंग हम लोग कर चुके हैं, स्टॉक वो भी हम लोग सिक्योरिटी में कर चुके हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज ₹260। देखो बिल्स रिसीवेबल या बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो चला जाएगा लिस्ट जी में। देखो हम लोग यहां लिखेंगे BR एज पर लिस्ट जी, और इसका नेट अमाउंट लिखा हुआ है 260, तो इससे हम लोग इसको सीधा आउटर कॉलम में ले लेंगे। नेक्स्ट देखोगे बिल्स रिसीवेबल क्या लिखा हुआ है, मशीनरी 3000 एस्टिमेटेड टू रियलाइज 2400। तो हम लोग सबसे पहले यहां लिखेंगे मशीन 3000 और रियलाइज होगा 2400। बताओ लॉस कितना हो गया 600। तो किसी भी एसेट्स का लॉस डेफिशिएंसी के क्रेडिट में आपको लिखना है मशीनरी 600। नेक्स्ट आपका एसेट्स मेंशन किया हुआ है फर्नीचर एंड फिटिंग्स 600 एस्टिमेटेड टू रियलाइज 300। तो लिखेंगे फर्नीचर एंड फिक्चर्स 600, रियलाइज होगा 300। डिफरेंस अमाउंट कितना हुआ, लॉस कितने का हो गया 300 का, तो जो लॉस हुआ वो डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। फिक्चर एंड फिटिंग्स 300। नेक्स्ट क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है देयर इज ए लायबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच द डेटर कैन नॉट नाउ कंप्लीट ₹300 बट इट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रैंक फॉर द डिविडेंड अगेंस्ट द डेटर्स एस्टेट। देखो कुछ ऐसा लायबिलिटीज होता है जो इंसॉल्वेंसी होने के बाद क्रिएट हो तो उसके लिए फिर जो इंसॉल्वेंट पर्सन है वो लायबल नहीं होगा, तो ये अमाउंट यहां पर नहीं आएगा अकॉर्डिंग टू प्रोविंशियल एक्ट। नेक्स्ट, a loss on 150 was sustained in a year of after allowing interest on capital 240। देखो आपको लॉस हो रहा है, लॉस कितने का हो रहा है, ट्रेडिंग लॉस ₹150, तो वो यहां पर आ जाएगा, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कर रहे थे 240, तो वो कैपिटल प्लस करता है, इससे हम लोग इसको डेबिट में लिख देंगे। नेक्स्ट हम लोग आएंगे ड्राइंग्स अमाउंटेड टू ₹720। आपका ड्राइंग्स का जो अमाउंट है वो 720, वो हम लोग क्रेडिट में चल जाएंगे। फिर इसके बाद लिखा हुआ कैपिटल का अमाउंट। कैपिटल का अमाउंट को हम लोग मेंशन करते हैं एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज। तो आपका कैपिटल अमाउंट है ₹4000, तो हम लोग कैपिटल में एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज में हम लोग क्या मेंशन करेंगे 4000। अब आप अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को क्लोज करोगे, नेट का फिगर और ग्रॉस का फिगर दोनों को, और दोनों का टोटल लगाओगे। अब टोटल लगा के देखोगे कितना कितना अमाउंट आ रहा है, फिर हम लोग को अमाउंट को ट्रांसफर करना पड़ेगा। ये अमाउंट आ जाएगा 16000 और ये अमाउंट कितना आ जाएगा 16700। तो ये अमाउंट ग्रॉस में हम लोग को लिखना है 16700 और ये अमाउंट हम लोग का आ जाएगा 16000। एज इट इज देखोगे ये दोनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग का लोन अमाउंट होगा 2020, लिस्ट बी में जाएगा फुली सिक्योर्ड में 2020। ग्रॉस में भी यही अमाउंट लिखना है 2020 माइनस सिक्योरिटी, दोनों सिक्योरिटी को प्लस कर लेंगे तो आ जाएगा 87980 और 200, तो आ जाएगा, तो यहाँ 10200 माइनस करेंगे तो डिफरेंस आ जाएगा 8180। ये जो डिफरेंस अमाउंट आया यही होगा सरप्लस, और यहां लिखना होगा एज पर कॉन्ट्रा, और यही अमाउंट हम लोग को यहां ट्रांसफर करना होगा 8180। तो इस तरह सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा ट्रांसफर हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिस्ट डी का टोटल लगाए हुए थे, तो ये टोटल आपको आउटर कॉलम में भी लिख देना है। यहाँ ग्रॉस लायबिलिटी में 300, इसका टोटल यहाँ पे 8000 डाल देना है और फिर ग्रॉस का टोटल लगा लेना है। फिर हम लोग ये यहां से यहां तक सरप्लस तक का टोटल लगाएंगे, डेबिट का टोटल से माइनस करेंगे तो यहां कुछ बैलेंसिंग फिगर बचेगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर होगा वही आपका डेफिशिएंसी होगा। तो पहले हम लोग ग्रॉस लायबिलिटी का टोटल लगा लेते हैं। इस तरफ हम लोग टोटल लगाएंगे, देखो कि ग्रॉस लायबिलिटी का हम लोग यहां पर टोटल लगा लेते हैं, आ जाएगा 27020। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का टोटल लगाएंगे 20800, सेम टोटल आपको यहां लाना है 20800। अब आप क्या करोगे, ये एसेट्स का टोटल लगाओगे तो 4340 आएगा, ये आएगा 17180 और ये आ जाएगा 3920 बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि यहाँ का टोटल 300 माइनस करने से आता है 16800, ये टोटल है 20800, तो दोनों का डिफरेंस आएगा 3920। यही जो डेफिशिएंसी आया आपको डेफिशिएंसी एज पर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में यहाँ पर रिकॉर्ड करना 3920। देन आप टोटल लगाओगे, इधर का 8160 और इधर का भी टोटल लगाओगे तो आ जाएगा 8160। तो इस तरह ये आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
स्टूडेंट्स, आज हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 8 के सॉल्यूशन में आ रहे हैं। देखो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना हो तब आप सबसे पहले क्या करोगे, क्वेश्चन रीड करोगे और जो जो डेफिशिएंसी अकाउंट से रिलेटेड फिगर है उसको आप ट्रांसफर करोगे। जितना भी बिजनेस का एसेट्स एंड लायबिलिटीज है वो एक बार रीड कर लोगे, देन फिर हम लोग दोबारा स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का स्टार्टिंग देखो, लिखा हुआ है ए कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2011 विद अ कैपिटल ऑफ 33,600। तो कैपिटल का अमाउंट आपको लिखना एक्स ऑफ एसेट्स ओवर लायबिलिटीज में 33,600। देन their profit for the year ended 2011 12 to 15 16 were 7,000 4 1 2 0 1800 1400 and 400। तो ये सारा प्रॉफिट को हम लोग प्लस कर लेंगे और प्लस करने के बाद ट्रेडिंग प्रॉफिट डेफिशिएंसी अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। देखो, डेफिशिएंसी के डेबिट में उसी फिगर को लिखना जिससे कैपिटल प्लस होता हो और जो माइनस होगा जिससे कैपिटल उसको क्रेडिट साइड में लिखना है। नेक्स्ट आइटम देखो, लिखा हुआ होगा देयर ड्राइंग्स एवरेज 2200 पर एनम। तो देखो 5 ईयर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ, आप काउंट कर लो। ऊपर में जो ईयर लिखा होता है 11 12 से 15 16 5 ईयर होगा, तो 5 ईयर्स को आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ईच ईयर वो 2200 विड्रू किया है तो वो टोटल ड्राइंग्स उसका हो जाएगा 11,000। कभी कभी क्वेश्चन में टोटल ड्राइंग्स दिया हुआ रहेगा तब टोटल ड्राइंग्स का अमाउंट डाल देंगे। अब नेक्स्ट हम लोग इसके बाद आते, देखो क्या क्या लिखा हुआ है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो आप देखोगे हम यहाँ नीचे वर्किंग का मार्जिन लिए हुए हैं, तो नीचे वर्किंग में आपको अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को लिखना पड़ेगा 20,000। मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी अभी पढ़ के छोड़ दो। मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी यानी आप इसको गिरवी रख के लोन लिए हैं 4,000 रुपये का, तो आपको देखना होगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितना का है। क्रेडिटर पार्टी सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ पॉलिसी एस्टिमेटेड वर्थ रुपीज 4,000 12,000 रुपये। मतलब क्रेडिटर जो है आपका 12,000 का 12,000 का, उसको सिक्योरिटी दिए हैं 4,000, तो ये पार्टली सिक्योर्ड हो गया। क्रेडिटर फॉर सैलरी एंड वेजेज सर्विस रेंडर्ड विद इन 4 मंथ। तो देखो, अगर सैलरी एंड वेजेज में नंबर ऑफ एम्प्लॉय अगर गिवन नहीं होगा तो पूरा का पूरा अमाउंट हम लोग प्रेफरेंशियल मानेंगे। बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड टू रैंक 3,200। देखो, बिल डिस्काउंट कराए थे, उस डिस्काउंट का आपका पेमेंट नहीं हो पाएगा 3,200, तो वो बिल डिस्काउंटेड एक तो यहाँ पर आएगा क्योंकि ये लॉस आपका बढ़ेगा इससे, और दूसरा ये लायबिलिटी बढ़ेगा तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में भी चला जाएगा नीचे में। तो देखो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हम लोग यहाँ पर वर्किंग कर रहे हैं, उसमें सन्ड्री क्रेडिटर्स बिजनेस का जो था वो 20,000 था, तो वो दोनों में ग्रॉस में भी 20,000 और नेट में भी 20,000। बिल डिस्काउंटेड इसका अमाउंट खाली ग्रॉस और नेट का अंतर होता है, बाद बाकी दोनों का ग्रॉस नेट सब एक ही होता है, ठीक है। तो यहाँ 3,200 दिया हुआ, तो दोनों में यहाँ पे हम लोग 3,200 लिख दिए। नेक्स्ट लिखा हुआ फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कॉस्ट 40,000 एस्टिमेटेड टू रियलाइज 20,000। अब ये बताओ आपको फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से कितने का लॉस हो रहा है। तो एसेट्स तो चला जाएगा प्रॉपर्टी एज पर लिस्ट ई में, तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन अभी हम लोग क्या करेंगे, जो भी लॉस अराइज होगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट के क्रेडिट में डाल देंगे। क्वेश्चन अभी एनालाइज कर रहे हैं, सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से आपका लॉस हो रहा है 20,000 का, तो वो यहाँ क्रेडिट में आ जाएगा। इसी तरह देखोगे प्लांट एंड मशीनरी में लॉस हुआ है 6,000 का, 8,000 कॉस्टिंग है, रियलाइज होगा 2,000। बुक डेट्स, गुड जो है आपका 6,000 वो गुड में लिखाएगा, जब लिखेंगे तब। डाउटफुल 600 रियलाइज हो रहा है 2,000 में से, तो देखो 1,400 यहाँ बैड डेट्स हो गया, 2,000 में से 600 ही रियलाइज हुआ और 5,000 ये बैड डेट्स हो गया। तो दोनों को हम लोग जोड़ देंगे तो 6,400 आपका बैड डेट्स आ जाएगा, तो वो क्रेडिट में लिखाएगा बैड डेट्स, क्योंकि डाउटफुल वाला में आपका 1,400 बैड हुआ प्लस टोटल बैड नेट बैड था कितना 5,000, तो टोटल हम लोग 6,400 बैड डेट्स कर देंगे। इसी तरह फिक्चर का कॉस्ट है 1,800 और रियलाइज होगा 350, तो आपका लॉस हो जाएगा 450 का। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट आएंगे, देखो कि स्टॉक 8,000 का, रियलाइज हो रहा 5,550, तो आपका लॉस कितना हो जाएगा 2,450, और तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। तो पहला काम ये होता है कि क्वेश्चन रीड करके हम लोग डेफिशिएंसी का फिगर में जो प्लस आइटम होगा डेबिट में लिख देंगे, माइनस आइटम को क्रेडिट में लिख देंगे, और अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को यहाँ डाल देंगे। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स का भी आप अमाउंट लिख लोगे, तो यहाँ तो सिंपल लिखा हुआ प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्रेडिटर फॉर सैलरीज एंड वेजेस, तो वो पूरा का पूरा अमाउंट प्रिफरेंशियल में चला जाएगा, यहाँ एनालाइज करने का जरूरत नहीं पड़ा 480। अब इसके बाद हम लोग अब दोबारा शुरू से क्वेश्चन रीड करेंगे, और क्वेश्चन रीड करने के बाद अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के फिगर में आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग कंटिन्यूअस करते हैं। अब अगेन स्टार्टिंग से देखो, कमेंट्स बिजनेस विद कैश
कैपिटल वो अमाउंट लिख गया, ट्रेडिंग प्रॉफिट, ड्राइंग्स वहाँ तक खत्म हो गया। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स वर्किंग में अभी लिखना है, मॉर्गेज ऑन फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। देखो आप फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के 4000 रुपये का लोन लिए हैं, तो आप नीचे क्वेश्चन में देखो आपका फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कॉस्ट था 40 का, रियलाइज कितना हो रहा है 20। तो फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आपको लिखना होगा लोन, अमाउंट में लिखेंगे 4000 और इसमें माइनस करेंगे सिक्योरिटी जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी था, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से आपको रियलाइज हो रहा है 20,000, तो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो बचेगा यहाँ 16,000। तो जो बैलेंस बच जाएगा 16,000 उसको हम लोग को लिखना है सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा, और ये सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा ठीक यहाँ पर भी ट्रांसफर हो जाएगा 16,000। वो ऐसा इसलिए क्योंकि ये लोन का पेमेंट करने के बाद भी एसेट्स का वैल्यू बचा रहा है क्या, तो वो अमाउंट यहाँ आ जाएगा। दूसरी बात, जो आपका फुली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है कितने का 4000, तो यहाँ ग्रॉस लायबिलिटीज में भी हम लोग को लिखना होगा 4000। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है क्रेडिटर्स पार्टली सिक्योर्ड सिक्योरिटी ऑफ लाइफ पॉलिसी एस्टिमेटेड टू 4000। तो पार्टली सिक्योर्ड तो अब आपको यहाँ पे लिखना होगा लोन, आप कितने का लोन लिए हुए हैं 12,000 का, माइनस सिक्योरिटी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था LIP, वो अमाउंट है आपका 4000 का। तो देखो 12,000 में 4,000 का तो सिक्योरिटी दे दिए, और जो अमाउंट सिक्योर्ड नहीं किए वो अनसिक्योर्ड अमाउंट आपका बाहर में चला जाएगा 8,000 रुपये। लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्रॉस में लिखेंगे पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 12,000, तो ये ग्रॉस लायबिलिटीज आपका 12,000 का आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। क्वेश्चन तो एनालाइज पहले कर ही चुके थे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कुछ और अमाउंट नहीं है, तो यहाँ इसको हम लोग इनर कॉलम में लिखेंगे 480। और देखो इस क्रेडिटर का पेमेंट एसेट से सबसे पहले होता है, तो इससे हम लोग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर डिडक्ट एज पर कॉन्ट्रा लिखते हैं, और यहाँ पर इस 480 को हम लोग माइनस कर देंगे, और ये यही 480 जो अंदर ऐसे क्लोज करके यहाँ पर भी अमाउंट आपको 480 लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड एक्सपेक्टेड टू रैंक, तो ये आपका लॉस भी होता है, इसका याद रखना डबल ट्रीटमेंट होता है, एक लॉस होता है, दूसरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो हम लोग एनालाइज कर चुके हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, देखो क्वेश्चन में लायबिलिटी का ट्रीटमेंट इसलिए हम लोग पहले कर लेते हैं कि बहुत बार लायबिलिटीज को हम लोग एसेट सिक्योर्ड करते हैं, तो जो जो एसेट सिक्योरिटी में देंगे अब वो यहाँ पे एसेट्स जो प्रॉपर्टीज लिखे हैं यहाँ पर उसमें वो नहीं आएगा, तो इस कारण हम लोग अब उस एसेट्स को छोड़ते चलेंगे और बाद बाकी सारा एसेट्स यहाँ आ जाएगा। अगेन देखोगे लिखा हुआ होगा फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 40,000 उसका वर्किंग कर चुके हैं, लॉस का वर्किंग पहले ले चुके हैं। प्लांट एंड मशीनरी इनर कॉलम में लिखेंगे 8,000, रियलाइज होगा 2,000, तो रियलाइज वैल्यू हमेशा बाहर जाएगा। इसी तरह सारा एसेट्स को आपको लिखना है। देखो बुक डेट्स दिया हुआ है, तो गुड का अमाउंट सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा, तो डेटर्स में गुड है आपका 6,000, तो यहाँ 6,000 लिख दिए। टोटल था 2,000 और डाउटफुल, और उसमें रियलाइज बता रहा था ओनली 600 रियलाइज होगा, तो आपका रियलाइज बाहर में 600 चला गया। बैड डेट्स हम लोग एसेट्स में लॉस में 1400 ले चुके हैं, और बैड डेट्स ये 5,000 हो गया, तो इस तरह आपका 6400 बैड डेट्स होगा जो हम समझाए थे। नेक्स्ट फिक्चर्स, नेक्स्ट स्टॉक आपका फिक्चर आपका 800 350 बाहर चला गया, स्टॉक 8,550 बाहर चला गया। लॉस फ्रॉम एसेट्स तो हम लोग ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। अब हम लोग वर्किंग के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को टोटल लगा के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में लिखेंगे, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का टोटल आएगा 23,200, और वही 23,200 यहाँ बाहर में भी लिखा जाएगा। ग्रॉस का अमाउंट ग्रॉस में लिखेंगे, नेट का अमाउंट नेट में। अब हम लोग क्वेश्चन के फाइनल सॉल्यूशन में आ रहा है। एसेट्स का टोटल लगाओगे 7,900, ये डेटर्स का अमाउंट और सरप्लस एज पर कॉन्ट्रा का टोटल लगाएंगे तो आ जाएगा टोटल 30,500, और इस अमाउंट में से 480 हम लोग माइनस कर देंगे तो बैलेंस आ जाएगा 30,020। अब हम लोग लायबिलिटी साइड में जो अमाउंट एक्सपेक्टेड टू रैंक इसका टोटल लगाएंगे, तो देखो लायबिलिटी का टोटल आपका आ गया 31,200, ऊपर में भी हम बताए थे माइनस करके आ जाएगा 30,020, 30,500 में माइनस किए, जो बैलेंस बचेगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट आ जाएगा, तो 1180 आपका डेफिशिएंसी आ गया। अब जो डेफिशिएंसी आएगा उसको डेफिशिएंसी अकाउंट में डेबिट में लिखेंगे 1180, और अब देखो दोनों साइड का टोटल लगाओगे तो ये दोनों साइड का टोटल आपका इक्वल आ जाना चाहिए, इधर का भी क्रेडिट का भी और डेबिट का भी, तो इधर का टोटल आ जाएगा 49,500, इधर भी आ जाएगा 49,500। इस तरह आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया।